हेलो लर्नर, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के इस पार्ट 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और जिसमें मैं आपके साथ आज बात करने वाली हूँ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड। कोई भी ऐसी चीज जो टीचिंग को सपोर्ट करे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर क्या सपोर्ट कर सकता है, ये पेन टैब, ये लैपटॉप और वो वेबसाइट जहाँ पर मैं ये चीजों को अपलोड करूंगी, यानी कि यूट्यूब, ठीक है, जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अगर यही क्लासरूम आपकी फिजिकल क्लासरूम होती तो वहां पर मैं कैसे पढ़ा रही होती, चार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही होती, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही होती। तो वही आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया। तो इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि कौन कौन से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होते हैं, कैसे एनवायरमेंट में कौन सा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यूज करना चाहिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, उस पर बात करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। माइक्रो टीचिंग का मतलब आप समझते हैं, वो टीचिंग मतलब कि टीचिंग होती कैसे है, ठीक है। टीचिंग जैसे कि आप भी तो जब पीएचडी कर लोगे तो प्रोफेसर बनोगे तो आपको टीचिंग करनी होगी, ठीक है, या पीएचडी के दौरान भी आपको टीचिंग करनी हो सकती है। तो जब आप टीचिंग करते हो तो वो कैसी होनी चाहिए, कैसे इम्पार्ट करनी चाहिए अपनी नॉलेज, जैसे बीएड में जो चीजें सिखाई जाती हैं उन टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी और इनसे रिलेटेड PYQ भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बट आपको तो पता है कि हमारी क्लास कैसे स्टार्ट होती है। पहले हम करते हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज, ठीक है। तो वार्म अप क्वेश्चन करेंगे, अपने माइंड को वार्म अप करने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम ये अपने दोनों इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत ही छोटे छोटे से हैं। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, दोनों को हमें मैच करना है, ठीक है। लेक्चर मेथड, अच्छा लेक्चर मेथड क्या दिमाग में आता है, टीचर सेंटर, ओके। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, चीजों को करके बताना, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है। कोलैबोरेशन, ये भी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। तो अब मुझे इन बातों को ध्यान में रख के बस उसका ऑप्शन में चेक कर लेना है। अच्छा, लेक्चर मेथड क्या होगा, एक टीचर है वो कई सारे लर्नर को नॉलेज देता है, तो imparting the large amount of knowledge, that is the lecture method. सो ए का 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ओके। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन डेमो दे करके बताना, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। सो बी का 2 हो जाएगा, ओके। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब क्या हुआ, जहां पर बच्चे क्या करते हैं, कोलैब मतलब कि एक मैंने आपको कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव दो अप्रोच बताई थी ना। तो कोलैबोरेटिव में क्या था कि कोलैबोरेटिव में इंडिविजुअल, कोलैबोरेटिव में सब बच्चे मिलकर के काम करते हैं ना, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सब मिलके काम करते हैं, ग्रुप आगे बढ़ता है। और कोऑपरेटिव में क्या है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव में क्या होगा, एम्फेसाइज एंड पार्टिसिपेटिव, सब अपना अपना पार्टिसिपेटिव अप्रोच होती है ना, कि मिल करके काम करते हैं, पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट। तो दिस इज दी कोलैबोरेटिव, डी का 1 हो जाएगा। एंड देन बात होती है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ये किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, ठीक है, स्टूडेंट इंगेज हो जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटी टू लर्न। सो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज आर कंट्रीब्यूट टू डायरेक्ट लर्निंग। अच्छा, डायरेक्ट लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि एट द टाइम, जैसे कि जिस टीचिंग और लर्निंग में स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व हो, ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कह सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होगा वो डायरेक्ट लर्निंग का पार्ट होगा। अब टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, लेक्चर में स्टूडेंट का पैसिव रोल यहाँ पर होगा ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको क्या डायरेक्ट टीचिंग में क्या करना है, स्टूडेंट का एक्टिव रोल देखना है कि कहाँ पर वो एक्टिव है, तो यहाँ पर तो वो पैसिव होता है। सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, सिमुलेशन का मतलब जानते हैं आप, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दैट इज सिमुलेशन। और रोल प्लेइंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर मुझे बच्चे को सोलर सिस्टम सिखाना है तो मैं क्या बताऊंगी, छोटे छोटे बच्चों को, किसी को अर्थ बना दिया, किसी को सन बना दिया, फिर उनको आसपास घुमा के बता रहे हैं कि किस तरीके से सोलर सिस्टम होता है। तो बच्चे रोल प्ले करके सीख रहे हैं।
तो यहाँ पर बच्चा कैसा होगा, यहाँ पर तो बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, उनको मजा आने लगेगा सीखने में। लेक्चर विद और विदाउट ऑडियो विजुअल्स। अब देखिए लेक्चर को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं जब ऑडियो विजुअल क्लिप्स वगैरह कुछ ऐड करके। तो विदाउट ऑडियो विजुअल कुछ है ही नहीं, कुछ साउंड ही नहीं आ रहा, कुछ देखिए तो क्या मजा आएगा बच्चे, तो फिर यहाँ पे पैसिव हो जाएगा। ये तो एक तरीके से लेक्चर मेथड ही हो गया, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, हाँ ये हो सकता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको वर्क मिल रहा है, असाइनमेंट मिल रहा है, तो ये तो अच्छा है, यहाँ पे बच्चे का एक्टिव रोल है, ठीक है। मूव एंड ह्यूरिस्टिक। अब ह्यूरिस्टिक मैं आपको समझा देती हूँ, ह्यूरिस्टिक क्या होता है। ह्यूरिस्टिक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन होता है बच्चे का, ठीक है, यूजिंग द प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग दी प्रॉब्लम। और यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ अजम्पशंस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं, उसी को ह्यूरिस्टिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पास्ट यहाँ पे इतना लॉजिक नहीं होता, बस ऐसा होता है कि अब तक हमने देखा, जैसे कि हाँ, अगर ज्यादातर टीचर रेड पेन से बच्चों की कॉपी साइन करते हैं, तो अगर बच्चे की कॉपी में रेड मार्क है, इट मींस रेड मार्क से साइन है, तो इसका मतलब टीचर नहीं किया होगा, ऐसा अजम्पशन है ना। तो उसी तरीके से इसको और डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पर एक इमेज है, ये कैसा बच्चा, एक बच्चा है जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो आप क्या गेस करोगे, ये स्कूल जा रहा होगा या फिर स्कूल से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक अजम्पशन है ना, जैसे कि हमने अभी तक देखा पास्ट के एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर कोई फीमेल है, ठीक है, वो साड़ी पहनी, पर्स ली है और कुछ बुक्स है हाथ में, तो हम क्या गेस लगाएंगे कि वो एक टीचर हो सकती है। तो इस तरीके का अजम्पशन जहां पर एक पास्ट एक्सपीरियंस है, अब तक जो हम देखते आए हैं, सिर्फ उसके बेसिस पे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सेल्फ डिस्कवरी होती है। एम्प्लॉय द प्रैक्टिकल मेथड, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, कि अब तक ऐसा हुआ तो अभी भी ये होगा, तो इसी को ह्यूरिस्टिक कहते हैं। सो ह्यूरिस्टिक भी हो जाएगा, ठीक है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तो फिर से एक तरीके का आपका लेक्चर मेथड हो गया। तो BDE आपका इस ऑप्शन में मिलता है। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अच्छा, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या हुआ, टीचिंग कब इफेक्टिव होगी, जब बच्चे को चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी चीज नहीं होगी इफेक्टिव, और मैंने इफेक्टिव टीचिंग में दो तरीके की बातें आपको बताई थी ना, एक तो होता है की बिहेवियर और दूसरा कौन सा होता है, हेल्पफुल, ठीक है। तो की बिहेवियर में 5 बातें थी, 5 पॉइंट थे, और हेल्पफुल में भी 5 पॉइंट थे। अब आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जो की बिहेवियर के 5 पॉइंट थे वो लिख करके बताइए मुझे, ओके। और क्वेश्चनिंग एंड चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये कैसे थे, ये तो सपोर्टिव हेल्पफुल वाले में आते हैं ना, सपोर्टिव बिहेवियर में। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद फीडबैक, स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करना, तो एक तरीके से ये भी हमारा सपोर्टिव का ही पार्ट होगा। बीइंग फ्लेक्सिबल, हाउ लॉन्ग टेक टू लर्न, तो ये तो क्या हो गया कि ये एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा है ना, कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। तो सी तो हमारा की बिहेवियर का पार्ट हो जाएगा। एंड रिएक्टिव मोड ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर का रिएक्टिव मोड है, वो किस में आएगा, वो हमारा पार्ट हो जाएगा। वो ना तो की बिहेवियर का पार्ट है ना तो हेल्पफुल का पार्ट है, तो यही हमारा आंसर होगा, डी का, डी इज द आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डायलॉगिक। अच्छा, डायलॉगिक का मतलब क्या हुआ, जहां पर टीचर और लर्नर दोनों ही बातें कर रहे हो। जैसे कब बात करेंगे, जब बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेकर के आएगा और टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जहां पर टीचर और लर्नर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो। सिर्फ टीचर बोल रहा हो तो वो डायलॉगिक नहीं होगा। अगर मैं लेक्चर मेथड की बात करूं तो वो डायलॉगिक नहीं होगा, ठीक है। डायलॉगिक कौन सा होगा, जहां पे लर्नर और टीचर दोनों ही परफॉर्म कर रहे हो, दोनों ही इंटरैक्ट हो रहे हो। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर सिर्फ डेमो करके दिखा रहा है, बच्चा तो उसे सिर्फ देख रहा है ना, तो ये तो पार्ट होगा नहीं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यस दिस इज द डायलॉगिंग मेथड। यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, बच्चा अपनी बात कहेगा, टीचर भी कहेगा, सुनेगा, आपस में डिस्कशन होगा, टीचर उसको समझाएगा। चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड आपका लेक्चर मेथड होता है, ठीक है, लेक्चर मेथड होता है जो कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे होता है, इसलिए डायलॉगिंग नहीं होगा, ठीक है। टीम टीचिंग बेस्ड ऑन, देखो टीम टीचिंग बेस्ड मेथड में क्या होगा, ये तो सिंपल वही हो गया ना कि लेक्चर मेथड है, बस एक ही क्लास को 2 टीचर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो टीम टीचिंग इज ऑल्सो नॉट योर पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, हाँ अगर प्रेजेंटेशन हमारी इंटरैक्टिव हो रही है, यानी कि मैं भी बोल रही हूँ और टीचर भी बोल रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है टीचर का स्टूडेंट के साथ में, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल तो काफी ऐसा होता है कि जब आपके भी घर में ट्यूटर्स आते होंगे पढ़ाने, तो उसमें तो अच्छे से इंटरेक्शन होता है ना स्टूडेंट का टीचर के साथ में, टीचर का स्टूडेंट के साथ में, वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, इस तरीके से बातचीत होती है उनमें। तो BEF, BEF किस में है, BEF आंसर डी, डी इज द आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, बिलो द लिस्ट ऑफ सम लर्नर, अच्छा लर्नर की कुछ लिस्ट दी गई है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, आइडेंटिफाई दोस हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग, अच्छा लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि टीचिंग में हेल्प करें, ठीक है। लर्नर रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, ये देखते हैं इसको। लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, ऑफ कोर्स ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है। लर्नर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये भी करेगा, लर्नर का प्रीवियस कैसा एक्सपीरियंस है वो, मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि क्लास 8 का बच्चा अगर क्लास 8 में पढ़ रहा है तो उसको 6-7 की चीजें उसको आती होंगी या और उसके पहले की चीजें आती होंगी, तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। लर्नर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी, अगर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है कि हाँ बस ठीक है किसी तरीके से 12th पास करना है तो इतना कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, अगर इंटरेस्ट है तो बच्चा और अच्छे से पढ़ता है। लर्नर लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, लर्नर का इंटरपर्सनल रिलेशन ये इतना मैटर नहीं करता, मतलब लर्नर का आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं कि ऑप्शन 5 किसमें है, तो ये वाला है, ये उसको तो कट कर देंगे। अच्छा 2, 3, 4 हमें यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। लेट्स चेक कि लर्नर व्यू अबाउट द सोसाइटी, तो लर्नर का ये देखिए कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लर्नर व्यू अबाउट द सोसाइटी, इसको कंसीडर किया जाएगा कि अगर जो लर्नर है सपोज इसकी, अगर कोई भी टीचर, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि हर एक चीज के खिलाफ है, मतलब अपने टीचर के खिलाफ है, फैमिली के खिलाफ है, हर चीज के अगेंस्ट है, तो उसको सिखाना मुश्किल होगा, तो उसका व्यू अबाउट द सोसाइटी ये इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर मैंने लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, अगर आपने अब तक नहीं नोट डाउन किया है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया है, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। Let's move on the next question. I think ये हमारा 6th question है। Which of the learner characteristics will influence his/her perspective in the course of study? Okay, यहाँ पे learner की फिर से characteristics की बात कर रहा है जो कि influence करता है learner की study को, ठीक है। तो लर्नर्स का कमिटमेंट, ऑफ कोर्स लर्नर का कमिटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कमिटेड है, यानी कि आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं भी तो कहती हूँ कि आप अपने JRF के लिए कमिटेड हो जाइए, कि अगर आपको डेली 5 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ने हैं, 3 घंटे पढ़ने हैं, तो पढ़िए, कमिटमेंट यही होता है कमिटमेंट, ठीक है। पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर, पेरेंट का लर्नर में इंटरेस्ट हो ये मैटर नहीं करता। प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर ये इंपॉर्टेंट होती है। स्किल ऑफ द लर्नर कंसर्न एरिया, जिस एरिया में आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें आपका कुछ स्किल है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फैमिली साइज ऑफ द लर्नर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली इन विच द लर्नर बिलोंग, कोई लर्नर की फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 आपको यहाँ पर मिलता है।
ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की, टीचिंग एड्स जिसको कहते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स को देखेंगे, यानी कि एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली कोई टीचिंग सिस्टम है तो वो किस तरीके का होगा। देखिए, इसको अगर मोटा मोटा समझें तो ऐसा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो कि इजी हो, लर्नर को समझ में आए, जो हमारी टीचिंग और लर्निंग है वो इजी हो पाए, ठीक है, और हर जगह अवेलेबल भी हो, हर एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, एडजस्टेबल हो, जैसा एनवायरनमेंट है तो वैसा हमारा टीचिंग एड होना चाहिए, वैसा हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब कि अगर जैसे कि हाँ, अगर मैं आपको डिजिटल क्लासरूम पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास डिजिटल लैपटॉप है, कैमरा है, पेन टैब है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट अगर मैं वही प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ा रही हूँ तो वहां पर कैसा चाहिए होगा, वहां पे चॉक बोर्ड होना चाहिए और व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, जिस उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट, जो भी चीज मैं यूज कर रही हूँ वो एक्यूरेट होना चाहिए। देखिए, अगर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एक्यूरेट हो, मतलब उसमें वॉइस प्रॉपर आ रही हो, कैमरा प्रॉपर होना चाहिए, लैपटॉप में रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो एक्यूरेट हो हर एस्पेक्ट के हिसाब से। जैसे कि अब अगर ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं तो कभी कभी यूज करते 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 वो हल्का सा व्हाइट सा हो जाता है, तो पता चला व्हाइट हो गया, फिर भी उस पर लिखे जा रहे हैं चौक से, तो दिखेगा ही नहीं। तो एक्यूरेट हो भाई, अगर उसमें जरूरत है पेंट कराने की या चेंज करने की तो उसे हमें करना चाहिए। दे शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए जो भी टीचिंग एड यूज किया जाए, और सिंपल होना चाहिए, सिंपल टू यूज, ठीक है, जो टीचर हैं वो भी उसको सिंपली यूज कर सके, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि हमें ये अपना सिस्टम कैसे यूज करना है। There should be improvised as far as possible, यानी कि up to date हो, improvised version हो। There should be large enough to be properly seen by student to whom they are meant, जिनके लिए मैं ये सपोर्ट सिस्टम यूज कर रही हूँ, ये पेन टैब यूज कर रही हूँ या मैं चॉक बोर्ड यूज कर रही हूँ एक फिजिकल क्लासरूम में, तो वो जिन बच्चों के लिए वो हर बच्चे को दिखना चाहिए, ठीक है, अप टू डेट होना चाहिए, इजीली एंड पोर्टेबल होना चाहिए। देयर शुड बी मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा वो समझ पाए, ठीक है, अपने माइंड में ऑपरेट कर पाए, ठीक है, और लर्नर के लिए मोटिवेशन का भी काम करे। तो ये थे टीचिंग सपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। सिर्फ ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है और ऑडियो वीडियो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऑडियो में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ऑडियो में सिर्फ हियरिंग का काम होगा, ठीक है, दैट एड इन्वॉल्व इन सेंस ऑफ हियरिंग दैट कॉल्ड ऑडियो एड्स। हियरिंग का मतलब सिर्फ सुन करके हमें नॉलेज गेन हो, ठीक है, जैसे रेडियो हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकते हैं, ग्रामोफोन हो सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी हो सकती है, ऑडियो सीडी हो सकती है। तो ये सब की इमेज मैंने लगा दी, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने ये सारी चीजें देखी होंगी। ग्रामोफोन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, सो उसकी इमेज भी यहाँ पर लगा दी है। विजुअल एड्स में सिर्फ इमेज दिखाने की बात होगी, सिर्फ फोटो दिखाया गया है, उसमें कोई भी साउंड नहीं है, सिर्फ इमेज है। वो क्या हो सकता है, कोई फोटो, कोई ग्राफ, ठीक है, कोई पिक्चर, ऐसी कोई भी बातें। तो यानी कि वो कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रही हूँ तो एक्चुअल माइक्रोस्कोप आपके सामने है, आप उसको देख रहे हैं, उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको समझ करके। मॉडल, किसी चीज का मॉडल, सपोज सबसे अच्छा एग्जांपल है ताजमहल, ठीक है, अगर मैं ताजमहल की बात करूं तो उसकी फोटो दिखाने से बेटर है कि उसके तो छोटे छोटे मतलब वो भी मिल जाते हैं ना, मॉडल भी मिल जाते हैं, तो अगर मैं उस मॉडल के थ्रू आपको दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ में आएगा, तो वो मॉडल दिखा देना, कोई पिक्चर दिखा देना, चार्ट एंड ग्राफ, जैसे ये देखिए कोई मैं ग्राफ के थ्रू अगर कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ, मैप हो गया, ठीक है। ब्लैक बोर्ड भी आपका एक पिक्चर का एक तरह ही काम करता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर जो नॉर्मली प्रोजेक्टर की तरह काम करते हैं, ये आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है। और स्लाइड, जैसे मैं आपकी पीपीटी स्लाइड पे ही बनाती हूँ,
तो ये स्लाइड भी आपको दिखा रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा होगा इस पे जो फोटोज वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है, एपीडीएस स्कोप, ये होता है एपीडीएस स्कोप। स्कोप यहाँ पर देखिए एक इमेज जो फॉर्म हो रही है तो उस पर फोकस किया जा रहा है। ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड में क्या होगा, जहां पर बातें भी कर रही हैं और मतलब सुनाई, मतलब कि जहाँ पे फोटो भी आ रही है और सुनाई भी दे रहा है, तो ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, एलसीडी प्रोजेक्टर, टेलीविजन, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया और कंप्यूटर। ठीक है, ये वीसीडी प्लेयर है। अब कंप्यूटर के थ्रू देखिए ना, जैसे आजकल हमारी कैसे क्लासेस होने लगी, गूगल क्लासरूम के द्वारा होने लग गई हैं क्लासेस, प्रोजेक्टर के थ्रू क्लासेस होने लगी हैं, तो ये सब चीजें आपकी ऑडियो विजुअल एड हो जाएंगी। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन है, which teaching aid enhance the skill like reading, listening and pronunciation? यानी कि कौन सी टीचिंग एड ऐसी होगी जो कि सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और प्रोनाउंसिएशन के लिए हेल्प करेगी। जहाँ पे सुन भी रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मतलब देख भी रहे हैं और प्रोनाउंसिएट भी कर रहे हैं, तो ऑडियो लिंग्विस्ट टीचिंग एड, ऑफ कोर्स यही आंसर लग रहा है, बट साइंटिफिक टीचिंग एड, जनरल नॉलेज ऑफ टीचिंग एड और थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड, तो आंसर क्या होगा, ए हमारा। ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज टीचिंग मेथड व्हिच हैव ग्रेट स्कोप फॉर डायलॉगिक कोर्स। अब यहाँ पे फिर से देखिए डायलॉगिक आ गया, जहां पर टीचर और लर्नर दोनों बात करेंगे, ये देख लीजिए। तो लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड, ये तो नहीं होगा। टीम टीचिंग, ये भी लेक्चर मेथड की तरह हो गया। ट्यूटोरियल हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, चॉक एंड टॉक मेथड, ये फिर से लेक्चर मेथड हो गया, और ग्रुप डिस्कशन। तो 3, 4 एंड 6, 3, 4, 6 कहां पर है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आई बातें कि क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द टीचिंग कैन रिप्लेस द टीचिंग एक्ट इज यूजफुल केयरफुली। अगर हम जो टीचिंग एड है उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो क्या टीचिंग को रिप्लेस कर सकता है, मतलब कि कहने का मतलब सेंस ये आ रहा है कि एक टीचर को हटा दिया जाए, अगर सिर्फ टीचिंग एड को रख दिया जाए तो क्या वो रिप्लेस कर पाएगा टीचिंग को, समझाने को? नहीं, क्योंकि टीचर का काम होता है समझाना। कभी भी टीचिंग एड ये सिर्फ एक मीडिएटर हो सकता है, बट अगर टीचर ही चला जाए, टीचर समझाना ही बंद कर दे, सिर्फ आपके सामने टीचिंग एड रख दिया जाए, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ सकते हैं। So this statement is wrong. Online methods are effective supplement for improving the quality of teaching and learning. ऑनलाइन टीचिंग से आप देखिए कि क्या ऑनलाइन टीचिंग से क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं हो गई है? धीरे धीरे आपने देखा कि काफी बेटर टीचिंग हो सकी है। जिस स्टूडेंट तक हम वैसे फिजिकली नहीं पहुंच सकते थे, हम ऑनलाइन के माध्यम से हर किसी तक पहुंच सकते हैं। अपने टाइम के हिसाब से बच्चा पढ़ सकता है, तो ऑनलाइन टीचिंग तो काफी इफेक्टिव है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। यहाँ से क्वेश्चन है आपका। तो ट्रेडिशनल जो अब तक पहले पढ़ते थे, चॉक बोर्ड मेथड, टेक्स्ट बुक से पढ़ना, चार्ट से पढ़ना, इमेज एंड पोस्टर्स से पढ़ना, मैप, एटलस एंड ग्लोब से पढ़ना, फ्लैश कार्ड, वर्कबुक, ये सारी चीजें हमारी ट्रेडिशनल आएंगी जो कि पुरानी थी। मॉडर्न अप्रोच जो अब चलती है दैट इज फ्लिप चार्ट। ठीक है, मतलब चार्ट होते हैं और कई सारे चार्ट होते हैं, उसको हम फ्लिप कर सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, अभी मैंने आपको दिखाया था जो प्रोजेक्टर होते हैं नॉर्मली जो यूज करते हैं। पावर पॉइंट, ये जो प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, जो ये जिस पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी मैंने पीपीटी पावर पॉइंट पे ही बनाया है। डेटा प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड हो सकते हैं और ऑडियो टेप्स होते हैं। तो ये आपका मॉडर्न सिस्टम का पार्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मेन पर्पस ऑफ आईसीटी फॉर द क्लासरूम टीचिंग इज टू, अगर मैं आईसीटी यूज करूं यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हूँ, जैसे कि मैं ये पेन टैब यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो उसका मेन पर्पस क्या है? मेक द क्लासरूम इंटरेस्टिंग, डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लास। देखिए, स्टूडेंट का अटेंशन कभी भी डाइवर्ट करने के लिए नहीं होता है, स्टूडेंट का अटेंशन फोकस करने के लिए होता है, कोई भी हम मटेरियल यूज करें। कीप स्टूडेंट इंगेज इन द क्लासरूम,
मैं ये ICT का यूज कर रही हूँ, क्या स्टूडेंट इंगेज हो रहे हैं, या ऑप्टिमाइज द लर्निंग आउटकम, या लर्निंग का आउटकम ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं ये बेटर पेन टैब लैपटॉप वगैरह यूज कर रही हूँ। सो ऑप्टिमाइज करना है, मैं ऑप्टिमाइज करके चाहती हूँ कि लर्निंग बेटर हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन हॉलिस्टिक विजुअल लर्निंग स्टाइल, इनमें से कौन सी जो है हॉलिस्टिक का मतलब होता है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो, ठीक है, हॉलिस्टिक में सारी चीजें इंक्लूड हो, यानी कि ऑडियो विजुअल सारी चीजें इंक्लूड हो। तो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, कौन से ऐसे इनमें से ऑप्शंस है? फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, ये तो सिर्फ मेमोरी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा है। रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ कॉन्सेप्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रहा है। फॉर्मल इंटरेक्शन विद टीचर रिलेटेड टू टास्क एट हैंड, टीचर के साथ मेरा फॉर्मल इंटरेक्शन है, इसको साथ में, इसको अभी साइड में रखते हैं, ये तो नहीं होगा। प्रेफरिंग द कम्पीट रेदर देन कोऑपरेट, ये तो नहीं हो सकता। प्रेफर कोऑपरेट होगा, जब भी अच्छे से लर्निंग हो रही है, यानी कि सारी चीजें इंक्लूड कब होंगी, जब हम टीचर से भी सीखें और लर्नर से भी सीखें, तब होगी ना, तो कोऑपरेशन होना चाहिए, तो कोऑपरेशन यहाँ पर होगा। परसीविंग द गोल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल, हाँ अगर गोल, जो भी गोल है उन पे फोकस किया जाए, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाए और मटेरियल पे फोकस किया जाए, तो ये बातें इंक्लूड होंगी, यानी कि 2, 5 एंड 6। तो 2, 5 एंड 6 ऑप्शन सी में मिलता है। लेट्स मूव ऑन माइक्रो टीचिंग। अच्छा, माइक्रो टीचिंग में क्या बात है? माइक्रो टीचिंग का मतलब हम यहाँ पर वो सीखेंगे कि आखिर टीचिंग होती कैसे है, ठीक है, यानी कि टीचिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर नॉलेज को इम्पार्ट करने की स्किल होनी चाहिए, फिर आपको वो नॉलेज इम्पार्ट करनी होगी, ठीक है, ये होगा माइक्रो टीचिंग। इसको और ध्यान से देखते हैं। माइक्रो टीचिंग एज इफेक्टिव टेक्निक, एक ही टेक्निक है, ठीक है, ये टीचिंग स्किल के बारे में बात करता है, टीचर बेस्ड ऑन इफेक्टिव फीडबैक। Micro teaching is a training technique which requires student teacher to teach a single concept। यानी कि यहाँ पर माइक्रो से आप समझ लीजिए, माइक्रो का मतलब ही क्या हो गया, कुछ छोटे सा चीज, तो यानी कि यहाँ पर क्या बात होगी, कोई एक स्मॉल टॉपिक होगा, माइक्रो टीचिंग का मतलब एक छोटा टॉपिक और थोड़े से बच्चे, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि सब कुछ कम कम है, टाइम भी कम है, ठीक है, बच्चे भी कम हैं और टॉपिक भी छोटा है। माइक्रो टीचिंग का जो स्टेप है वो किस तरीके से होता है? तो फर्स्ट नंबर पे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर टीचिंग की जाती है और फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, फिर जब फीडबैक आता है तो फिर से रीप्लान करते हैं, ठीक है, रीटीच करते हैं और री फीडबैक आता है। ये जो स्टेप्स है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो 3 स्टेप होते हैं ना, उन स्टेप को, यानी कि नॉलेज को गेन करना, फिर स्किल को गेन करना और फिर इम्पार्ट करना नॉलेज को, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो माइक्रो टीचिंग है। तो नॉलेज एक्विजिशन फेज, यानी कि अभी क्या है, आप JRF की तैयारी कर रहे हैं, आप नॉलेज को अक्वायर कर रहे हैं, फिर क्या करोगे आप, स्किल एक्विजिशन फेज, आप स्किल को अक्वायर करोगे और उसके बाद आएगा ट्रांसफर फेज, जैसे कि मैं अभी इस नॉलेज को ट्रांसफर कर रही हूँ आपको, ये मैं कौन से फेज में हूँ, ट्रांसफर फेज में। तो नॉलेज एक्विजिशन फेज, फेज ऑब्जर्व, डेमो, एनालाइज एंड डिस्कशन डेमो, यानी कि यहाँ पर नॉलेज को अक्वायर किया जाता है, ठीक है, सीखते हैं, एनालाइज करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, यानी कि चीजों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, समझते हैं। स्किल एक्विजिशन की जो नॉलेज है उसको देना कैसे है, ठीक है, एक प्लान बनाना, माइक्रो लेवल पे प्लान बनाना कि इस लेसन को कैसे कैसे किन किन टुकड़ों में मुझे पार्ट ब्रेक करना है, फिर मुझे इम्पार्ट करना है, ठीक है, प्रैक्टिस स्किल एंड फीडबैक। ट्रांसफर फेज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्किल एक्चुअल टीचिंग, जब टीचिंग होती है एक्चुअल टाइम पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फेज। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, पहले नॉलेज एक्विजिशन, फिर स्किल एक्विजिशन और फिर ट्रांसफर फेज, ठीक है।
अब इसके कुछ फीचर हैं, यानी कि माइक्रो टीचिंग के फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम भी थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है, बच्चे भी कम होते हैं, टॉपिक भी छोटा होता है। तो और कौन से फीचर हैं? द ड्यूरेशन ऑफ द टीचिंग एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लेस, ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसीडर एट अ टाइम। ये नोट डाउन कर लीजिए कि जब ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ एक ही स्किल को ऑब्जर्व किया जाएगा। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक, ठीक है, फीडबैक इमीडिएट देता है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे जो टीचर होता है ना, टीचर ही, जैसे सपोज कि 5 लोग हैं, तो इनमें से ही एक कोई टीचर की तरह काम करेगा, ठीक है, और यही टीचर जो है वो ही एक स्टूडेंट की तरह काम करेंगे। ये पढ़ेंगे कि हाँ ये जो टीचर जो बन के पढ़ा रहा है, क्या वो सही पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, तो उसकी गलतियों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको बताएंगे, और वो फिर से रीप्लान करके आएगा, फिर से पढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं। There is a provision of immediate feedback. The content is divided into the smaller unit, make teaching easier. Content को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करते हैं जिससे टीचिंग इजीली हो पाए। In micro teaching cycle, there is a facility of replanning, reteaching and reevaluation. यहाँ पर replan, reteach and reevaluation होता है। All the faults of the teacher observe, जो भी faults हैं टीचर के उनको observe किया जाता है। It put the teacher under the microscopic, टीचर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक करते हैं, मतलब देखा जाता है कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आपको आई होप कि मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जैसा भी लगे मेरा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मोस्ट वेलकम फॉर योर कमेंट, and thank you for watching my video.